नमस्कार। नया भारत पार्टी के इस चैनल पर एक बार आपका और स्वागत। मेरे सभी श्रोताओं, दर्शक, मैं आपके सामने कोई नई बात लेके आता हूं। हमेशा कोशिश करता हूं कोई नई चीज, जैसा कि पार्टी चाह रही है उस ढंग से हम देश को, समाज को कुछ दे। लीग इसके हटके दें। अब आप देखिए, देश में चुनाव का माहौल चल रहा है, लोग वोटों के लिए घूम रहे हैं। नया भारत पार्टी आपके लिए काम कर रही है। हम चाहते हैं कि देश में जो कुछ भी गड़बड़ चल रही है, अच्छा नहीं चल रहा है, उसके प्रति आप सबको सजग रहें, जगाएं। और आपको ध्यान है कि नया भारत पार्टी ने ये जो आदर्श मोदी घोटाला खोला है 12,000 करोड़ का लगभग, उसके कई बिंदुओं पे मैंने अभी तक आपके सामने बातें रखी। और जब मैं बातें रखता हूं, वीडियो चलते हैं, तो कई सब्सक्राइबर, कई श्रोता, दर्शक नई नई क्वेरी भेजते हैं और उसके आधार पे भी मैं वापस नया वीडियो लेकर आता हूं आपके सामने। मेरे नए विचार लेकर आता हूं, कुछ तथ्य और सत्य आपको बताने की कोशिश करता हूं और आप लोगों से इंस्पायर होता हूं। आप लोग ही मुझे गाइड करते हैं, चाहे मुझे गाली भी देते हैं। आज एक बंधु ने कहा कि फालतू बकवास करो, कोई प्रमाण तो देता नहीं है। मैं उनसे भी सीखता हूं, बुरा तो नहीं मानता उनका, पर उनसे भी सीखता हूं, क्योंकि कई अंधभक्त तो होते ही ऐसे ही हैं जिनको प्रमाण क्या कुछ भी दे दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो है ही अंधभक्त। या तो स्वार्थी है, या अपना उल्लू सीधे करता है, या वो घोटाला में शामिल है, या अंधभक्त। तीन ही कैटेगरी है। बाकी इतना बड़ा सत्य कैसे छुप सकता है? इतना बड़ा घोटाला कैसे इस पर कोई नहीं बोल रहा है? क्यों चुप है? बंधुओं, आज का टॉपिक है जो कि मुझे पूछा गया बार बार कि जो ये लिक्विडेटर नियुक्त हुआ इसके अंदर, वो कब भुगतान करेगा, कैसे भुगतान करेगा, ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, हमारा पैसा कब आएगा। इसलिए आज मैंने विषय लिया है आदर्श क्रेडिट सोसाइटी का लिक्विडेटर कैसे भुगतान करेगा। इससे जुड़ी हुई कुछ बातें और भी मैं बताऊंगा, लिक्विडेटर से जुड़े। आज मैं आपको उन भक्तों के लिए विशेष तौर से कुछ दस्तावेज भी इसी मेरे भाषण के साथ इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं। आप जरूर देखिएगा, पढ़िएगा। अब कोई हिंदी में है, अंग्रेजी में है, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन आप पढ़िएगा और देखिएगा, आपको लगेगा कि कितना चीजें, और कई चीजें ऐसी जो मेरी जेब से नहीं दे रहा हूं, मैंने कोई पैदा नहीं की है, वो ऑलरेडी अवेलेबल है, उपलब्ध है, सरकारी रिकॉर्ड पे है, सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन, एवरीवेयर दीज आर अवेलेबल। लेकिन फिर भी है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। तो आज का विषय आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का लिक्विडेटर कैसे भुगतान करेगा। कुछ बातें आपको समझाओ विषय, सिर्फ ऐसा भी नहीं है लिक्विडेटर, क्योंकि लिक्विडेटर आप तो समझते हैं ना, कई लोग, अधिकांश लोग समझते नहीं लिक्विडेटर आखिर किस चिड़िया का नाम है। ये लिक्विडेटर होता क्या है? बंधुओं, जो केंद्रीय रजिस्ट्रार है, उसको सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जैसी सोसाइटी का रजिस्ट्रार होता है। विशेष नियंत्रण तो नहीं होता, लेकिन रजिस्ट्रेशन देता है वो। और समय के साथ जब उन्हें मालूम पड़ता है, शिकायतों के आधार में जब मालूम पड़ता है कि ये सोसाइटी कोऑपरेटिव सिद्धांतों को उल्लंघन कर रही है, नियमानुसार नहीं चल रही है, गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं, तो आखिरकार ये अंतिम हथियार है उनका। इसके पहले भी उनको जो करना जो करते हैं, अंतिम हथियार के रूप में वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट की धारा 86 के तहत सोसाइटी को वाइंड अप करने का आदेश देता है। वाइंड अप का मतलब सीधे सीधे शब्द कहता हूं, बंद करने का आदेश देता है। लेकिन यदि सोसाइटी बंद होगी तो उसका जो भी बैलेंस शीट फिगर्स है या जो उसकी गतिविधियां, उसका निपटान कौन करेगा, जो आज की तारीख में खड़ा है। तो वो जो बंद करने का आदेश हुआ, उस आदेश के साथ साथ ये दिया जाता है कि ये आदमी इसको बंद कराने की सारी प्रक्रिया पूरी करेगा। तो यह है लिक्विडेटर का काम। और लिक्विडेटर इस एक्ट की धारा 86 के तहत सेंट्रल रजिस्ट्रार नियुक्त करता है, जो कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में भी हुआ है। और इसका परिणाम क्या होता है? एक बार किसी भी सोसाइटी में लिक्विडेटर नियुक्त हो गया तो आप समझिए, और जो कि कानून है, कि उस सोसाइटी के सारे अधिकार, प्रबंधकीय अधिकार, सब कुछ, मतलब उसका जो बोर्ड होता है, आप जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, वो भंग हो जाता है। वो सबका सारा सारा उस लिक्विडेटर में निहित हो जाता है। यानी कि उसका एमडी, एक तरीके से सीधी भाषा में कहूं, उसका चेयरमैन कह लीजिए, एमडी कह लीजिए, जो कुछ है सब कुछ वो अकेला एक व्यक्ति लिक्विडेटर होता है, जो कि उस संस्था का संचालन करता है। उस संस्था को बंद करने के लिए उसकी सारी गतिविधियों को पूर्ण करने की तरफ आगे बढ़ता है। अब आता हूं वापस में आदर्श सोसाइटी की तरफ। जब आप आदर्श सोसाइटी की
की बात करता हूं मैं, तो सेंट्रल रजिस्ट्रार है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो भारत सरकार की सबसे बड़ी अथॉरिटी है इस लाइन की, और उसका जो रजिस्ट्रार होता है वो एक आईएएस ऑफिसर होता है और ये कृषि मंत्रालय के काम करती है। जब बहुत सारी बातें आगे बढ़ गई तो आखिरकार सेंट्रल रजिस्ट्रार ने 6/12/2018, पुणे बोल रहा हूं आपको, 6/12/2018 को इस सोसाइटी को वाइंड अप करने के आदेश दे दिए और लिक्विडेटर नियुक्त कर दिया। और आप सबकी जानकारी के लिए अब मैं मेरे इसी भाषण के दौरान अब आपको दिखा रहा हूं वो आदेश, 4 पेज का या 3 पेज का जो भी है। अब आप ये आदेश देखिए, आप इसको आराम से पलट पलट के पढ़िए, रोक रोक के पढ़िए कि आखिर में इस आदेश में है क्या और क्या कहा गया। यदि कोई इस ईमानदारी से आदेश को ही पढ़ लेगा, ज्यादा लंबा दूर जाने की जरूरत नहीं, एसएफआई ने क्या किया, एसओजी ने क्या किया, आप इस एफआईआर को पढ़ लीजिए कि उसमें किस तरह की बातें, संगीन आरोप लगा करके सोसाइटी के ऊपर वाइंडिंग अप एक्टिविटी चालू की गई और लिक्विडेटर को नियुक्त किया गया। देखिए, आप पढ़िए 6/12/2018 का आदेश। अब मैं आगे लेके चलता हूं आपको। आपने पढ़ लिया होगा, ये नहीं पढ़े तो शांति से पढ़ लीजिएगा। क्या आदर्श मोदी प्रबंध इस ऑर्डर के खिलाफ में गुजरात हाईकोर्ट में गया, क्योंकि इस सोसाइटी का रजिस्टर्ड कार्यालय आज की तारीख गुजरात में है और संयोग से लिक्विडेटर भी गुजरात के हैं। मिस्टर पटेल हैं जो कि गांधीनगर में रहते हैं, उनको, वो भी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, उनको नियुक्त किया गया था। और 20/12/2018 को आप देखिए, 6/12 को लिक्विडेशन का आदेश हुआ, वाइंडिंग अप का, लिक्विडेटर नियुक्त किया, और 20/12 को कोर्ट ने आदेश दिया कि यथास्थिति रखे जाए। उसको आप आम भाषा में कह सकते हो स्टे दे दिया गया, लेकिन मैं उसको इस ढंग से नहीं मानता हूं। यथास्थिति का मतलब है ये अंतरिम आदेश था और दोनों पक्ष यानी इसके मैनेजमेंट को भी और लिक्विडेटर को भी कहा कि भाई हम जब तक आदेश देते हैं, उनसे लिखा ऑर्डर के अंदर आप पढ़िएगा, उस ऑर्डर में क्या लिखा कि हमने सुनवाई पूरी कर ली है और आदेश आने तक यथास्थिति रखी जाए, यानी कि दोनों पक्षों को यथास्थिति रखनी है, रखनी थी, रखनी होगी। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, आप निवेशक जानिए जो कि इस आदेश के बावजूद सोसाइटी में पैसे जमा करा रहे थे या सोसाइटी पैसा ले रही थी। फिर मैं सबूत और साक्ष्य के लिए आपके सामने वही पेज जो ऑर्डर हुआ था 20/12 का, आपके सामने इसी मेरे भाषण के दौरान आपको दिखा रहा हूं। अब आप देखिए इस आदेश में हाईकोर्ट ने ये 1.5 लाइन 2 लाइन में क्या कहा है। आपने ऑर्डर देखा, छोटा सा ऑर्डर है, इसमें साफ लिखा है हियरिंग कंप्लीट होगी। कब हियरिंग कंप्लीट हुई? 20/12/2018। आज कौन सा महीना है, कौन सा तारीख है, आप देखिए। मैं कहूंगा हमारे निवेशकों का दुर्भाग्य है, मुझे कहना तो ये चाहिए, मेरा देश का दुर्भाग्य है कि जिस केस की सुनवाई 20/12/2018 को हो गई, जो आदेश में पड़ा है उसका फाइनल आदेश अभी तक हमको देखने को नहीं मिल रहा है। हो भी गया होगा तो हमें इसलिए मालूम नहीं है क्योंकि वेबसाइट के ऊपर कहीं उपलब्ध नहीं है। मैंने कल ही देखा है कि ये अभी तक वही स्थिति चल रही है, दूसरी एक्टिविटीज हो रही है, लेकिन जो फैसला, जो सुनवाई जो हुई थी 20/12/2018 का, उसका आदेश अभी तक नहीं आया। और इसी चीज का फायदा कौन उठा रहा है? आदर्श मोदी का जो बाहर जाने वाला मैनेजमेंट है, वो आज भी लोगों को बेवकूफ बना रहा है, आज भी लोगों को धोखा में रख रहा है और ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ और हमारे पास स्टे है, जबकि बंधु ऐसा कोई स्टे नहीं है। मैं आगे और इसका भी सबक दूंगा आपको कि इस सोसाइटी का आज तारीख में अधिकारी कौन है, इसका इंचार्ज कौन है, इसका एडमिनिस्ट्रेटर कौन है। और दूसरी तरफ आपको बताता हूं, मैंने 2 दस्तावेज आपको दिखाए हैं, तीसरा दस्तावेज और दिखाना चाहूंगा। और जब मुझे ये मालूम पड़ा कि ये हो क्या रहा आखिर में, हालांकि पुरानी बात हो गई, तो मैंने एक आरटीआई लगी सेंट्रल रजिस्ट्रार के यहाँ पे, और सेंट्रल रजिस्ट्रार को पूछा कि भाई ये 20/12 को जो ऑर्डर हुआ और 17/12 का आपने ऑर्डर किया 8/6/12 का,
तो आखिर में सोसाइटी का मालिक कौन है आज की तारीख में? इसका एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? इसका प्रशासक कौन है? इसका एमडी कौन है? तो उसके जवाब में मुझे एक आरटीआई आदेश दिया गया था जिसकी तारीख है 25 जनवरी 2019 और एक उसके साथ में ऑर्डर लगा हुआ मिला मेरे को, जिसमें यह कहा गया है कि रजिस्ट्रार ने 17/12/2018 को इसका चार्ज ले लिया था। यानी कि 6/12 को लिक्विडेटर नियुक्त हुआ, 17/12 को लिक्विडेटर ने चार्ज ले लिया और 20/12 को हाईकोर्ट ने स्टेटस को का कहा, यानी यथास्थिति मेंटेन करने के लिए कहा। आपको किसी को फिर विश्वास नहीं होगा, खास लोग भक्त लोग फिर भड़केंगे कि आदमी झूठ बोल रहा है। तो देखिए अब आप ये दोनों दस्तावेज देखिए कि 25/1/2019 का पत्र आरटीआई ऑर्डर क्या कह रहा है और 17/12/2018 का पत्र क्या कह रहा है, जो आपकी सेवा में मैं इसी भाषण के दौरान आपके सामने रखा हूं। आप देखिए, इसको भी देखिए। आपने ये ऑर्डर पढ़े होंगे, दोनों पढ़ लीजिए शांति से और आप देखेंगे कि 17/12/2018 का एक पत्र और 25/1/2019 की आरटीआई, इन दोनों को पढ़ने के बाद में आपको मालूम पड़ेगा कि आज की सोसाइटी का प्रबंधक कौन है। जैसा कि मैंने बताया था, सेक्शन 86 लिक्विडेट इसका सेंट्रल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट का क्लियर कट कहता है कि सेक्शन 86 जो इन लिक्विडेटर नियुक्त हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सारे अधिकार लिक्विडेटर में निहित हो जाते हैं। यानी कि 17/12/2018 को जो इसका चार्ज लिया, चार्ज किसने लिया? सिर्फ लिक्विडेटर ने। और लिक्विडेटर कौन है? एचएस पटेल, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, गांधीनगर में रहते हैं। उन्होंने जब चार्ज ले लिया था 17/12 को, तो और इसके बाद में भले 20/12 का आया हो, क्या फर्क पड़ता है उससे? वो चार्ज ले चुके थे। इसलिए आज की तारीख में सोसाइटी का प्रबंधक कहिए, सर्वेसरा, एडमिनिस्ट्रेटर कहिए, कौन है? सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेटर। पुराना जो मोदी परिवार का जो मैनेजमेंट था, वो इसका कहीं उसका हस्तक्षेप है ना होना चाहिए। यदि कहीं है तो गैर कानूनी है और वो सभी निवेशकों के साथ धोखा है। इस बात की आपको ताकीद रहनी चाहिए, जानकारी रहनी चाहिए। लेकिन वापस वही बात आती है कि आखिर बेचारे निवेशकों का पैसा कब मिलेगा, ये कब स्थिति खत्म होगी, मैं आपको ज्यादा नहीं कह सकता इस संबंध में। लेकिन मैं कहूंगा आप उम्मीद रखें, उम्मीद करें कि ये यथास्थिति वाली स्थिति जो है वो जल्दी खत्म होगी। चाहे तो गुजरात हाईकोर्ट करे या आगे पीछे सुप्रीम कोर्ट बीच में आएगा, कहीं कहीं कुछ आने वाला है, होने वाला है। और हम उम्मीद करें कि जल्दी ही इस आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का लिक्विडेटर अपना काम सक्रियता से बहुत जल्दी ही प्रारंभ कर देगा। ऐसे मुझे उम्मीद है, ऐसी मेरी पार्टी को उम्मीद है और हम लोग सक्रियता से इस पर काम कर रहे हैं। मैं कुछ छुपाता नहीं, हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर और आपने देखा हमारा काम का ही परिणाम है अभी तक का। ठीक इसी तरह से अब जो प्रश्न आता है, अभी आज एक मेरा प्रश्न था कि आखिर लिक्विडेटर काम कैसे करता है, हम तो कुछ जानते नहीं है। तो ये भी मैं बताना चाहता हूं लिक्विडेटर कैसे काम करता है और खास तौर से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का लिक्विडेटर कैसे काम करेगा, ये सभी निवेशकों को समझने की जरूरत है। और इस बहाने पूरे देशवासियों को समझने की जरूरत है, क्यों मैं तो खाली मेरे हिसाब से मेरा नॉलेज ही बांट रहा हूं, क्योंकि मैं कोई अधिकारी नहीं हूं, न मैं कोई निवेशक हूं, न मेरा पैसा फंसा हुआ है। लेकिन चूंकि मुझे मालूम है कि इस देश में बहुत बड़ा घोटाला हो गया और 20 लाख से ज्यादा निवेशक फंस गए हैं, तो मैं अपनी ड्यूटी समझता हूं कि मैं उनको जागृत करूं, उनको बताऊं कि वो क्या करेगा। सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात रहनी चाहिए, जब लिक्विडेटर नियुक्त हो जाता है, मैंने अभी पहले भी बताया है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ है सोसाइटी का प्रबंध करना। प्रबंध में क्या शामिल है? लिक्विडेटर को क्या क्या काम दिया गया है? लिक्विडेटर को काम दिया गया है कि सोसाइटी को बंद करनी है, वाइंडिंग अप, इसका अंग्रेजी में वर्ड है वाइंडिंग अप करना है। और वाइंडिंग अप को करने के लिए सारी चीज को लिक्विडेट करना है, यानी कि बंद करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लिक्विडेटर नियुक्त किया गया है, न कि उसके नियमित व्यापार करने के लिए। लिक्विडेटर का काम नहीं है कि वो आपसे नए डिपॉजिट लेगा, लोगों को कुछ और काम करेगा, प्रोजेक्ट्स लेगा, एजेंट नियुक्त करेगा, ये लिक्विडेटर का काम नहीं है। लिक्विडेटर का काम सिर्फ और सिर्फ इस सोसाइटी को बंद करने के लिए, उसकी जो बंद करने की प्रक्रिया है उसको वो पूरा करेगा एक अधिकारी के रूप में।
सिर्फ बंद करने की प्रक्रिया, और वो किसी तरह से व्यापार और दूसरी गतिविधियां नहीं करेगा। ये पहले सैद्धांतिक बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। यदि आज की तारीख में, जैसा मैं जानता हूं, ये आपको मैंने दस्तावेज दिखाए हैं, इसमें लिक्विडेटर काबिज है और सोसाइटी यदि कोई भी व्यापार कर रही है, मुझे मालूम है लोग लिक्विडेटर तो कहते हैं साहब मुझे तो जानता ही नहीं, मुझे पूछा ही नहीं, कि ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन मौत किसकी होगी? सिर्फ निवेशक की। पैसा किसका डूबेगा? सिर्फ निवेशक का। तो जैसा कि मैंने बताया, लिक्विडेटर सिर्फ सोसाइटी के समापन का प्रबंध करेगा, न कि और कुछ करेगा। अब समापन के प्रबंध में क्या क्या काम होते हैं वो आपके समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले, वैसे तो सारी बातें आप जानते भी हैं और जानते भी होंगे, फिर भी बता रहा हूं। सोसाइटी के पर्टिकुलर आदर्श सोसाइटी के संदर्भ में कह रहा हूं। सबसे पहले लिक्विडेटर का काम होगा कि इस सोसाइटी की जितनी भी उधारी है, जितने लोन दिए हुए हैं, जितने जहां पैसे पड़े हैं, उस उधारी की वसूली करना, यह इसका प्राइमरी काम है। और साथ ही साथ यदि आप बैलेंस शीट देखेंगे सोसाइटी की, तो उधर जितनी भी स्थायी संपत्तियां हैं, यदि कोई है, मेरी जानकारी में नहीं है, नहीं कोई स्थायी संपत्ति, कोई बिल्डिंग है या कुछ भी ऑफिस है, उसको वो बेचेगा भी सही और उसका बेच करके भी पैसे वसूल करेगा। और इसके अलावा जितनी भी दूसरी संपत्तियां हैं, चाहे वो निवेश हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, शेयर्स हो, बॉन्ड्स हो, बैंक खाते हैं, बैंक इन्वेस्टमेंट्स है, एफडीआर्स है, कहीं सिक्योरिटीज जमा है, जितने भी आइटम है, इन सबको लिक्विडेट करके इन सबको वसूल करेगा और एक जगह लेकर आएगा। सारा पैसा एक जगह लेकर आएगा। ये काम किसका है? लिक्विडेटर का है। और साथ ही साथ दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये वसूली की कार्रवाई होगी, उगाई की कार्रवाई होगी और संपत्ति से पैसे पैदा करने का काम होगा। और दूसरी तरफ जो सोसाइटी की देनदारी है, इस सोसाइटी की सबसे बड़ी देनदारी क्या है? निवेशकों को पैसा देना, उनका पैसा ब्याज समेत देना, ब्याज और उनका देय ब्याज और जो ब्याज का मीटर चालू है वो देना। और उसके अलावा यदि कोई सरकारी लायबिलिटी है वो चुकाना। नियम तो आज की तारीख का ऐसा है कि सबसे पहले सरकारी लायबिलिटी चुकाएगा और उसके बाद पैसा बचेगा तो निवेशकों को देंगे। और यदि ऐसा हो गया तो मैं नहीं कह सकता कि क्या होने वाला है, आज नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन मेरी मांग है आपके साथ साथ कि अभी इसी सरकार ने फरवरी में एक नया कानून बनाया है और उस कानून में व्यवस्था दी गई है, ऐसे किसी तरह के घोटाले के अंदर यदि ऐसे कोई घोटाले होते हो तो सबसे प्राथमिकता से पेमेंट निवेशक को जाएगा, जो घोटाले से पीड़ित है उनको जाएगा और सरकार बाद में लेगी। तो मेरी मांग है और मैं बार बार निवेशकों को कह रहा हूं कि आप भी मांग कीजिए सरकार से, नेताओं से, कि उस कानून को इस सोसाइटी के ऊपर भी लागू करें पिछले प्रभाव से, क्योंकि कानून फरवरी में आया, घोटाला पहले का है। तो यदि वो कानून हमारे ऊपर भी लागू हो जाता है, इस सोसाइटी पे लागू हो जाता है, जब तो मैं सोचता हूं कि सोसाइटी के निवेशकों को भी काफी कुछ पैसा मिलने की संभावना बनी रहेगी। तो लिक्विडेटर का क्या काम है कि सभी को जो देनदारी है सोसाइटी उसका निर्धारण करना कि किस किस को कितना कितना पैसा देना, चाहे वो टेलीफोन का बिल हो, चाहे किराया हो, चाहे कमीशन हो, कोई भी तरह की देनदारी हो और चाहे हो। और ये निर्धारण का एक तीसरा लास्ट मंथ में बचता है। यदि फिर भी कोई बचता है तब जाके शेयर होल्डर्स को कुछ मिलेगा। जो शेयर होल्डर्स की पूंजी है वो उसके अनुपात में मिलेगी जितना पैसा बचेगा। यदि कुछ बचेगा तो मतलब शेयर कैपिटल है वो लायबिलिटी में नहीं आती है, वो फाइनल कंक्लूजन के अंदर जाएगी। इसका दायित्व है तो सभी संपत्तियों से पैसे इकट्ठे करेगा और जितना दायित्व और लायबिलिटी है खासतौर से निवेशक की जमाया है उनका पेमेंट करेगा। और पेमेंट कैसे किया जाएगा ये वो निवेशक या जो भी सरकारी गाइडलाइंस होगी उसे आप तय करेंगे। परसेंटेज में करेगा, एक साथ करेगा, टुकड़ों टुकड़ों में करेगा, ये बातें सामने आएगी। मैं फिर भूल जाऊंगा एक बात मुझे आज ध्यान में आई, और आज नहीं क्वेरी आई कुछ देर पहले मेरे सामने, मैं ये रिकॉर्डिंग बैठने वाला था तभी मेरे पास एक ओपिनियन के लिए प्रश्न आया कि क्या मोदी खानदान की प्रस्तुत संपत्तियों में से भी वसूली हो सकती है क्या? क्यों घोटाला उन्होंने किया? बंदो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूं मैं कि रजिस्ट्रार का काम है सोसाइटी की संपत्तियों को लिक्विडेट करके पैसे वसूल करना, इसके आगे लिक्विडेटर नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं, उन जागरूक निवेशकों को बताना चाहता हूं जिनको वाकई पैसा चाहिए। मैं आपको कहता हूं कि जो भी पैसा जिन्होंने इसका लाभ उठाया, सोसाइटी का गलत लाभ उठाया है, 660 करोड़ का जिन्होंने कमीशन लिया है, 210-12 करोड़ की जिन्होंने तनख्वाहें ली है, किससे भी ज्यादा, मुकेश अंबानी से ज्यादा जिन्होंने तनख्वाहें ली एक एक आदमी ने, इस परिवार के लोगों ने। मतलब इन 3 सालों में 800,000 करोड़ रुपए जो निकाले हैं इन्होंने,
सोसाइटी में से, और सोसाइटी के जो प्रबंधक रहे हैं, मालिक रहे हैं, जो भी रहे इसके, जिन्होंने अथाह पैसा इधर उधर डाला है, वो सारा पैसा सोसाइटी के पास आना चाहिए और शेयर होल्डर्स को मिलना चाहिए। लेकिन इसके लिए ये एक तरह से धोखाधड़ी की रिकवरी वाला मामला है, और मेरे निवेशक बंधु जिस तरह से अभी चुप हैं और ऐसे ही चुप रहेंगे तो मुझे नहीं लगता उनको इस पैसे पे कभी हक मिलेगा। हालांकि कार्रवाइयां चल रही हैं, हम मेरे जैसे जागरूक लोग हम कार्रवाइयां कर रहे हैं, करवा रहे हैं, और हमारी उम्मीद है और कि सारा का सारा पैसा आपको मिलेगा, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। कोई कुछ भी कहे हमें, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी सोसाइटी का पैसा जिसने पर्सनल काम में लिया है, जो अपनी पर्सनल घर पे लेके गया है, वो सोसाइटी में पैसा बाहर है, चाहे वो दान में क्यों नहीं दिया, चाहे किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा भी दिया गया है, तो हम चाहेंगे कि ये चीज खुल के सामने आए कि किस राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया गया और उन्होंने इसकी क्या मदद की, और वो सोसाइटी को चंदा वापस लौटावे। यदि कोई संस्था भी है तो भी मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि धोखाधड़ी का माल किसी की संपत्ति नहीं होती। जो इस सोसाइटी को देने का अधिकार नहीं था, जिस माल पर सोसाइटी का अधिकार नहीं था, एक बहुत कानूनी चीज है। यदि किसी दुकान में से चोर माल चोरी कर ले कोई चोर और किसी को बेच भी दे, तो खरीदने वालों को अधिकार नहीं मिलता है, उसको अच्छा टाइटल नहीं मिलता है। यही बात लागू होती है कि जो धोखाधड़ी से जो संपत्ति अर्जित की गई है और उसको किसी तीसरे आदमी को दे भी दिया, तो उसके ऊपर अच्छा अधिकार नहीं मिलता है, क्योंकि धोखाधड़ी से प्राप्त की हुई संपत्ति थी। इसलिए ये काम होगा, लेकिन आप जागरूक रहेंगे जब ही होगा, वरना नहीं होने वाला। क्योंकि देश की हालत तो आपको सबको मालूम है, सिवाय यहाँ झूठ और लफाजी के अलावा कुछ नहीं चलता है। यही नहीं बंधुओं, अब मैं आता हूं कि लिक्विडेटर का काम लिक्विडेटर करेगा, निवेशक को क्या करना है। निवेशक इस बात के लिए परेशान है कि भाई हमको पैसा कौन देगा। तो जब वो लायबिलिटी का निर्धारण करने की प्रक्रिया आएगी, और साथ साथ भी चल सकती है, इधर रिकवरी का काम भी चलेगा, इधर लायबिलिटी निर्धारण का काम भी चलेगा, तब हो सकता है कि सभी को सूचना देंगे कि भाई आप अपने अपने दावे पेश करें। और जरूरी नहीं है कि वो रिकॉर्ड पे उपलब्ध है कि भाई मुझे एक्स को वाई को जेड को इतने रुपए देना है, तो आपको नोटिस नहीं भी दें। लेकिन जैसी प्रक्रिया का मेरा अनुभव रहा है, आप सबके पास नोटिस आएगा कि भाई आपका कोई दावा है तो आप प्रस्तुत कीजिए। हो सकता है उसके लिए कोई प्रेस्क्राइब फॉर्मेट या फार्म भी देवे आपको कोई है, जो कि आज की तारीख में उपलब्ध नहीं है, ये मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं। और वो देवे कि नहीं दे, मैं आपको एडवाइस करता हूं, ये मैं मेरी राय दे रहा हूं, हमारी पार्टी की तरफ से राय दे रहा हूं, कि वो मांगे या नहीं मांगे, आपको अपने अपने दावे पेश करने होंगे और केस करने चाहिए। और दावे पेश क्या करना, आपको अपनी एप्लीकेशन तैयार करनी है और निवेश का सबूत देना, और पेश कर दिया, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दीजिए, स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए, और सबूत रखिए, आपका दावा का क्लेम हो गया। और उसके बावजूद भी कभी नोटिस आता तो और क्लेम कर देना। बहुत सिंपल सा प्रश्न, कहीं जाने की जरूरत नहीं आप। तो ये जो आपको मालूम पड़े, और हम बताते रहेंगे आपको कि लिक्विडेटर सक्रिय हो गया, लिक्विडेटर के पास कानून मतलब जो कानूनी अड़चन है वो पूरी हो गई है। हालांकि मैं सुन रहा हूं कुछ दिनों पहले मामला अड़चन खत्म हो गई है, लेकिन मेरे पास ऑथेंटिक ऑर्डर नहीं आया अभी हाथ में, इसलिए मैं कोई दावा नहीं करता। तो आपको सबसे पहले आपको अपना दावा पेश करना है। और दूसरा, जितने भी निवेशक है, वापस कान खोल के सुनिए आप लोग, जितने भी निवेशक को संयुक्त संगठन बनाए हर स्तर पे, अपने गांव, मोहल्ला, जिला स्तर, जहां जहां भी, भले एक एजेंट है, मान लीजिए एक एजेंट के 100 मेंबर है, 100 निवेशक है, वो ग्रुप बनाए और वो लिक्विडेटर के लिए कार्रवाई करे, लिक्विडेटर के साथ में कार्रवाई करे। लिक्विडेटर क्या कर रहे हैं उस पर नजर रखें, क्योंकि बंधुओं ये हिंदुस्तान है और लिक्विडेटर वापस सरकारी आदमी तो है, सरकारी अफसर ही तो है। इस बात के लिए आपको जागरूक रहना पड़ेगा। यदि आप सब लोग लिक्विडेटर की, हम तो रखेंगे, नया भारत पार्टी बिल्कुल नजर रखेगी, नया भारत पार्टी इसके लिए नजर रखे हुए है, इसलिए आपको इतनी बात बता रहे हैं। लेकिन आप लिक्विडेटर की नजर रखें गतिविधियों पे। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं आपको कि किसी निवेशक, यानी कि जो हमने किसी को पैसे उधार दिए हैं, उसकी प्रॉपर्टी की नीलाम होती है, तो वहां देखने की जरूरत है वो नीलामी में कौन क्या कैसे कैसे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 100 करोड़ की चीज 10 करोड़ की नीलामी करके 90 करोड़ ऊपर गायब हो जाए। ऐसा होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, इसलिए आपको सब कुछ जागते हुए रहना पड़ेगा। ग्रुप बनाइए, बड़ा ग्रुप बनाइए, हिंदुस्तान के स्तर पर ग्रुप बनाइए, और हम तो साथ में हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारे साथ आइए,
हम तो हमारा काम कर रहे हैं क्योंकि हमें आपका काम करना है, इस देश का काम करना है और निस्वार्थ होकर काम करना है। लेकिन आप लोग यदि सक्रिय नहीं होंगे तो शायद हम भी उतना जल्दी नहीं कर पाएंगे जितना कि आपकी सक्रियता से होगा। इसलिए बार बार कहा मैंने। और जालोर सिरोही के लोकसभा चुनाव में तो क्षेत्र में हुआ भी सही, ये मामला राजनीतिक मुद्दा बना भी सही। मुझे नहीं मालूम बाकी क्षेत्रों में आप लोग मुद्दा बना पाए नहीं बनाया, बाकी बनाना चाहिए था। आपको ध्यान होना चाहिए, नेताओं को ध्यान होना चाहिए कि हमारे साथ जो लूट मार हुई है उसके प्रति आप कितने जागरूक थे, आपकी कितनी जिम्मेदारी थी। इसलिए अंत में यही कहूंगा, आपको सक्रिय रहना है, आपको जागरूक रहना है अपने अधिकार के लिए। आप कैसे भी मैनेज करें, मैं मानता हूं आप कण कण में बिखरे हुए 20 लोग पूरे 22 राज्यों में बिखरे हुए हैं। ग्रुप बनाए, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, और इस चीज को आगे बढ़िए ताकि आपको अपने इस संबंध में जानकारी मिलती रहेगी। मैंने जैसा आपको कहा अभी पुनः दोहरा देता हूं, नया भारत पार्टी और मैं स्वयं खुद सभी जरूरतमंद निवेशकों के लिए, जो जरूरतमंद हो, जो कानून जानते हैं, जो कुछ कर सकते हैं, सक्षम है, वो अपना काम कीजिए। जिनको जरूरत है उनके लिए हम सेवा देने को तैयार है और तत्पर है और हमेशा अपना मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और इसके अलावा जो भी नए डेवलपमेंट होंगे इसके ऊपर मैं इसी चैनल पर दस्तावेज के साथ आप सब लोगों से शेयर करूंगा, इसी नया भारत पार्टी चैनल के ऊपर, ताकि आपको बराबर अपडेट रहे, सूचना मिलती रहे। और इसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ताकि आपके पास इमीडिएट नोटिफिकेशन आ जाए। और साथ ही साथ जिस तरह से लोगों को सुझाव आ रहे हैं, आप पॉजिटिव सुझाव भेजिए। हालांकि गालियां लिखने वाले गालियां अब भी लिखेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तो देख चुका हूं हमारे एक बहुत बड़े, हमारे देश के अंदर कई बड़े साधु संत हैं, जेलों में बैठे हैं, लेकिन उनके भगत आज भी उनमें कोई दोष नजर नहीं आता। इसलिए मेरा भक्तों के लिए कुछ नहीं कहूंगा, फिर गाली ही देंगे। आने दीजिए गालियां, मुझे मंजूर है गालियां। गोलियां तो बंद हो गई, अब गालियां ही बची मेरे लिए, लेकिन वो भी कम हो गई बंधुओं। सब लोगों को धीरे धीरे जानकारी हो गई है। लेकिन अब मेरा दुख है, आप जागरूक होइए अपने पैसों के लिए, अपने निवेशकों के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि कई निवेशक तो बहुत बड़े हैं, शायद उनके लिए फर्क नहीं पड़े, पता नहीं कैसा पैसा कैसा नहीं था। लेकिन छोटे निवेशक बहुत हैं, गांवों के निवेशक बहुत हैं, अनपढ़ निवेशक बहुत है। अनपढ़ इन द सेंस जिसको साइन करना आता है या अंगूठा लगाने आता है, लेकिन ज्यादा समझते नहीं। ये ऐसे लोग भी बहुत है। कल परसों मेरे पास एक और चीज आई, वो मैं शेयर ही कर देता हूँ, अरे आपसे जुड़ी हुई, इसी से बात जुड़ी। वो बात सही लिखने में ढंग से लिख नहीं पाया, पर फिर भी मैं समझ पाया। उन्होंने शायद ये सवाल पूछा था कि क्या हम हमारा 2 नंबर का पैसा यदि निवेश किया तो भी इसमें क्लेम कर सकते हैं। बस वो पुण्य खोल के कह रहा हूं, इस आदर्श सोसाइटी में जिसने भी जितना भी पैसा निवेश किया है, वो आज की तारीख में आपका डिक्लेयर्ड पैसा है, 1 नंबर का पैसा है। 2 नंबर का पैसा तो उस दिन था जिस दिन आपने इसको जमा कराया, उस दिन का जवाब यदि आपको पूछे तो वैसे ही देना पड़ेगा। आप भले ही वापस पैसा लो या मत लो, आपका पैसा डूब भी गया एक बार तो भी आपको उदाहरण के लिए समझा रहा हूं कि यदि किसी ने 1 लाख रुपए 2 नंबर का जमा करा दिया और उसमें से 1 लाख रुपए वापस मिला या नहीं मिला, उसको यदि इनकम टैक्स वाला पूछता है, 1 लाख तो छोटी रकम है, मैं 10 लाख की बात करता हूं। यदि किसी ने 10 लाख जमा कराया, वो पैसा 2 नंबर का है, तो सोसाइटी पैसा तो एक नहीं दे, उसका 1 रुपया आ गया, 10 लाख हुआ, उसको 10 लाख का निवेश का जवाब तो देना पड़ ही सकता है। और यदि वो सवाल किसी ने नहीं पूछा तो यह पैसा लेने के लिए 1 नंबर 2 नंबर को आपको कोई नहीं पूछेगा कि इसका सोर्स क्या है, आप पैसा कहां से लाए। इनको उससे कोई लेना देना नहीं है, ये पैसा आप कहां से लाया, लिक्विडेटर को इससे कोई लेना देना नहीं है। इस बात का आपको ध्यान है, कोई डरे नहीं। आपका पैसा 2 नंबर का था, 2 नंबर ही रहेगा वो, लेकिन सोसाइटी के लिए, देनदारी के लिए वो पैसा सिर्फ 1 नंबर ही है, 1 नंबर ही है। इसलिए बंदो डरिए नहीं, हिम्मत कीजिए, शेयर कीजिए। ये आपके सामने बैठा बंदा जो आपको एक चीज बताएगा, गाइड करेगा। मैं बहुत सी बातें बता चुका हूं और इसी के साथ मैं यही अपनी बात को विराम दूंगा। जागते रहिए, जगते रहिए और हक और उसके लिए अपनी लड़ाई को जारी रखिए। जागोगे तो मिलेगा। वो कहते हैं, जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा। बंधुओं, इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। जय भारत, नया भारत। नमस्कार।